नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं यंग इंडिया। आज हम अलवर के नौजवानों की आवाज को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। युवाओं को 2019 में नई सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं, वो अपने सपने के भारत को कैसा देखना चाहते हैं, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर सियासी नब्ज टटोलने यंग इंडिया की टीम आज अलवर के सनराइज यूनिवर्सिटी कैंपस में युवाओं के बीच जा पहुंची। अलवर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें हैं। राजस्थान का अलवर क्षेत्र अवैध खनन और गौकशी जैसे मामलों को लेकर अक्सर चर्चाओं में शुमार रहता है। सांसद महंत चांदनाथ के निधन के बाद 2018 में हुए उपचुनाव में यह सीट बीजेपी के हाथों से निकल गई थी, कांग्रेस के हाथों में चली गई थी। कांग्रेस के डॉक्टर करण सिंह यादव ने चुनाव जीता था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया। अलवर में इस बार मुकाबला बीजेपी के बाबा बालकनाथ और कांग्रेस के जितेंद्र सिंह के बीच होगा। लेकिन वर्तमान सरकार और सांसद के कार्यकाल को लेकर अलवर के नौजवानों की आखिर राय क्या है, आइए जानते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। जी हां, जी राजस्थान न्यूज के हमारे यंग इंडिया प्रोग्राम के जरिए आज हम पहुंचे हैं अलवर में। कैमरामैन मोहित के साथ मैं जुगल गांधी। यंग इंडिया में आज हम सनराइज यूनिवर्सिटी में युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे युवा क्या सोचता है, 2019 में उन्हें कैसी सरकार चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हमारे युवा हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे। उससे पहले हम यहाँ के डायरेक्टर दीप कमल जी, हम उनसे जानेंगे कि दीप कमल जी, आज युवाओं के बीच में आप भी खड़े हैं, आप खुद युवा लगते हैं, क्या है युवाओं की सोच 2019 में कैसी सरकार? युवाओं की सोच सबसे पहले जो सबसे नंबर 1 डिमांड है, जो हमारे से रोज जो युवा बोलते हैं, वो है जॉब। जब भी हम कोई भी सेमिनार करते हैं या कोई भी पढ़ाई कराते हैं, सर कहते हैं सर हमारे को ये जॉब में कैसे मदद करेगा, ये जो हमें पढ़ाया जा रहा है जॉब में हमें कैसे मदद करेगा, ये जो भी हमें परसेंटेज लाने को कहा जा रहा है वो सब जॉब में मदद करेगा। तो देश में जो भी सरकार आए, चाहे वो कांग्रेस की आए, चाहे वो बीजेपी की आए, चाहे वो गठबंधन सरकार आए, मेरा मानना है कि उनको अगले 5 साल में जॉब में बहुत फोकस करना पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप, 2019 की सरकार कैसी होनी चाहिए? जी, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के हित के लिए कार्य करे और अपनी जेब भरने की बजाय लोगों की सुने। और क्या मुद्दे हो सकते हैं? बेरोजगारी को लेकर कुछ कहना चाहते हैं? रोजगार मुद्दा है। बेरोजगारी, एक तो लोगों की सोच ऐसी हो रखी है कि सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब की बजाय अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब है तो इट्स नो प्रॉब्लम। 2019 की जो सरकार है वो बेसिकली उसको बेरोज़गारी पर हटानी चाहिए, इसको बेरोज़गारी को, क्योंकि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश का। हर साल 10 लाख से ज़्यादा इंजीनियर निकल रहे हैं और उनके लिए जॉब वैकेंसीज नहीं है। और दूसरा है कि किसानों के लिए सरकार को काफ़ी हद तक कुछ करना चाहिए, क्योंकि किसान हमारे देश की बैकबोन है। एंड आर्मी के लिए भी फैसिलिटीज़ को बढ़ाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे 2019 में कैसी सरकार? 2019 में सरकार ऐसी होनी चाहिए जो किसानों के बारे में सोचे। जैसे आजकल जो किसानों की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा शोचनीय स्थिति है, उनके लिए उन्हें नीतियाँ बनानी चाहिए और जो उन्हें समस्याएं हो रही है उनका समाधान ढूंढना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? 2019 की सरकार को ऐसा होना चाहिए कि एक युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, उनको अपने दल के बारे में नहीं सोचना चाहिए और आम नागरिक की ओर देखना चाहिए। वो लोग 5 साल तक जो भी काम करते हैं उसमें शिक्षा के लिए कोई भी काम नज़र नहीं आता। यंग इंडिया में बहुत सारे युवाओं से हम बातचीत कर रहे हैं। अब हमारा अगला सवाल है कि आने वाली सरकार से इन्हें क्या उम्मीदें हैं, क्या सोचते हैं जो आने वाली सरकार है, 2019 में लोकसभा चुनाव है, उसके बाद जो सरकार बनेगी, आप उनसे क्या उम्मीदें करते हैं, क्या चाहते हैं? सर, आने वाली सरकार से हमारी मेन उम्मीद यही है कि वो युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। साथ ही शहरों का विकास तो हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास हो, क्योंकि गाँव में देखते हैं, क्योंकि नेता लोग तो जाते नहीं गांव में, ग्रामीणों को ही पता होता है क्या हालत है गांव की। इसलिए आने वाली सरकार से यही उम्मीद है कि वो शहरों के साथ साथ गांव का भी अच्छे से विकास करे। क्या अपेक्षा रखते हैं आने वाली सरकार से आप? आने वाली सरकार से हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारी सरकार गवर्नमेंट जो आएगी वो धार्मिक मुद्दा से ना ले, और जो सरकार हमारे पास आएगी मतलब वो विकास के हित पे चले। और मोदी जी ने जो नोटबंदी करवाई है तो गरीब और अमीर सबकी दिक्कत हुई उनकी। हम चाहते हैं सरकार से कि कुछ भी ऐसी मतलब हो तो सरकार पब्लिक को दिक्कत ना हो। क्या कहना चाहेंगे जो 2019 में लोकसभा चुनाव में अब सरकार नहीं बनेगी, कैसी सरकार बननी चाहिए आपकी नज़र? जो भी सरकार बनेगी, फर्स्ट सबसे पहले तो युवाओं जो हैं
युवाओं के लिए रोजगार, और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, तो जो वर्षों से पुराना एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है उसको चेंज कर, जो भी नया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का भी जो मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए वो करें। उसके बाद जो भी हम जो सरकार चुने, जो भी हर एक कंस्टिट्यूंसी से अप्रॉक्स 15 से 20 जो कैंडिडेट खड़े होंगे, तो हमें ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है जो कि पार्लियामेंट में जाकर के जो हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे हैं, रूरल डेवलपमेंट है, एजुकेशन सिस्टम है, बेरोजगारी है, वो सबके मुद्दा उठाएं। आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं आने वाली सरकार से, 2019 में जो सरकार आती है? 2019 में जो सरकार आएगी वो एक तो एजुकेशन के बारे में सोचा है, क्योंकि एजुकेशन के जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जो शिक्षा के साधन है, स्कूल वगैरह है, वहाँ पे उनकी व्यवस्था ठीक कराई जाए और सारे बच्चों को एजुकेशन में एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए। 2019 की सरकार में जो बात सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? 2019 में आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? सर, हमारी सबसे पहले उम्मीद यही है कि हर सरकार किसानों के कर्ज माफ़ी की बात करती है, लेकिन ऐसी नीति नहीं बनाती कि जिससे किसानों को कर्ज लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम पहले सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि वो ऐसी सरकार हो जो किसानों के लिए ऐसी नीति बनाए कि वो कर्ज ना लें, और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भी समान रूप से विकास किया जाए। अभी जो हमारा अगला सवाल होगा, हम इनसे जानना चाहेंगे उनके सपनों का भारत कैसा हो। क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय में? आने वाले समय में हमारे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए कि भ्रष्टाचार कम से कम, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो। कोई भी युवा ऐसा ना हो कि जिसको रोजगार ना मिले, और किसानों को की हेल्प की जाए, सरकार द्वारा किसानों की हेल्प की जाए, तथा और ग्रामीण विकास किया जाए, तथा ग्रामीण और विकास को समानता का अधिकार दिया जाए। और भी युवा क्या कहना चाहेंगे? सपनों का भारत कैसा हो, आप क्या चाहते हैं? सर, आज के टाइम में सर जो हमारी आज की पॉलिटिक्स है वो खाली एक धर्म पर आकर रुक गई है, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे आगे भारत में राजनीति हो वो किसी धर्म पर ना हो करके विकास के मुद्दों पर होनी चाहिए। तो और उसके बाद स्वच्छता और रोजगार, ये और हर व्यक्ति सुखी हो। सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सब बात कर रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन, मैं चाहता हूँ कि आने वाली सरकार, आने वाले भारत में, आने वाले टाइम में हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो। जैसे कि जो आजकल जैसा चल रहा है, थ्योरेटिकल ज़्यादा करा रहे हैं, प्रैक्टिकली कम हो रहा है। प्रैक्टिकली ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जैसे अब हम यहाँ पे लॉ कर रहे हैं, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा कोर्ट के अंदर अलग वो रहेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि कॉलेज के अंदर भी बच्चों को प्रैक्टिकली सारी चीज़ें कराई जाएं। अब हमारा जो अगला सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है युवाओं के लिए। अगर उन्हें एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या वो तब्दीलियां करना चाहेंगे, क्या बदलाव लाना चाहेंगे देश में? बहुत बड़ी बात है, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या करना चाहेंगे? अगर मुझे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले ये होगा कि महिलाओं के लिए सुरक्षित होना ज़रूरी है। महिलाओं को सुरक्षा देना पड़ेगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे अगर मैं होंगी प्रधानमंत्री एक दिन की। आप देख रहे हैं जिस तरीके से महिलाओं की बात सामने आ रही है, इनका कहना है कि महिलाओं को मौका मिले, बिजनेस मिले, रोजगार मिले और काम करने का मौका मिले, महिलाएं सुरक्षित हों। ये विचार सामने आया। हमारे सामने एक युवा छात्रा ने जो बात रखी है, 2019 में अगर उन्हें एक बार भी प्रधानमंत्री एक दिन के लिए बना दिया जाए तो उन्होंने अपनी बात रखी है। क्या कहना चाहेंगे 2019 में अगर आपको प्रधानमंत्री एक दिन का बनाया जाए? सर, मैं 3 काम मुख्यतः करना चाहूँगा। एक, रिजर्वेशन हटाऊँगा, दूसरा 35 से हटाऊँगा, अनुच्छेद 35 से, और तीसरा धारा 370 को दोबारा रिवाइज किया जाएगा कि ये काम की है या नहीं। आपने सुना होगा जिस तरीके से एक दिन के लिए अगर इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो बहुत सारे मुद्दे इन्होंने, विशेष करके धारा 370 हो, आरक्षण हो, और भी बहुत सारे युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों पर उन्होंने बात की है कि अगर उन्हें एक दिन का प्रधानमंत्री बने। और भी युवा हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर एक दिन का प्रधानमंत्री आपको बनाया जाए तो क्या चाहते हैं आप बदलाव? एक तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नीतियाँ बनाई जाए, और दूसरा महत्वपूर्ण जो धारा 370 हटाई जाए। जी, क्या चाहते हैं आप सबसे पहले के लिए अगर प्रधानमंत्री आपको बना दिया? सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और महिलाओं को सुरक्षित होना चाहिए और एजुकेशन बढ़नी चाहिए, तो जाके हमारे सपनों का भारत बन सकता है। क्या कहना चाहिए? एट फर्स्ट तो भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो भी अभी तक इनिशिएशन किया गया है वो तो काबिल तारीफ है, और भी इस तरह की कोई भी और जो भी स्टेप्स लेने चाहिए। सेकेंड मुद्दा है आरक्षण। आरक्षण का तो ऐसा सिस्टम हो चुका है कि इतने दिनों से जो लोग लगभग आज़ादी के हमारे 70 साल हो चुके हैं, और जो लोग आज़ादी 70 साल तक खुद के अगर पैरों पे खड़े नहीं हो सकते तो उनको कब कितने दिन तक टाइम दिया जाए?
सनराइज यूनिवर्सिटी के युवा हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगला सवाल जो हमारा उनसे है, हम उनसे यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि से वो कितने संतुष्ट हो पाए, यानी यहाँ का सांसद का कार्यकाल कैसा रहा और वो कितने संतुष्ट हो पाए। क्या कहना चाहेंगे स्थानीय सांसद के बारे में, आप कितने संतुष्ट हो पाए? सर, सांसद ऐसा होना चाहिए जो जनता से जुड़ा हुआ हो और अलवर की समस्या जैसे पानी की समस्या है, इंडस्ट्रियल एरिया जो कि अब भिवाड़ी शिफ्ट होती जा रही है, धीरे धीरे बहरोड की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, उसको रोके। पर जो करण सिंह यादव हमारे सांसद रहे हैं वो इन दोनों कामों में नाकाम रहे हैं। सांसद कितने खरे उतरे? 4 साल पहले जब हमने चांदनाथ योगी को वोट दिया था, हमारे घर वालों ने ये समझ कर दिया था ये हमारी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। उसके बाद हमारे करण सिंह, उनका देहांत हुआ, करण सिंह यादव बने। हाँ, चांदनाथ जी का देहांत हुआ और करण सिंह यादव बने। और मतलब बाहर की रोडें तो फिर भी ठीक है, हाईवे वगैरह है, और गली वगैरह में देखे जाए तो गड्ढे हैं, वहाँ से एम्बुलेंस भी नहीं निकली जाती और बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, आप पैदल आदमी भी वहाँ से नहीं निकल सकता। और पानी की भी समस्या नहीं है, इंसानों की तो दूर की बात है, सिटियों में पैंथर आ जाता है। स्थानीय सांसद कार्य में वो करण सिंह यादव आए, उनको इतना टाइम नहीं मिल पाया, फिर भी जितना उससे हुआ उन्होंने किया। और अपने यहाँ पर अलवर में मेडिकल कॉलेज है, उसको बने हुए काफ़ी टाइम हो गए, उसमें जो बजट लगा उस बजट को अगर वो पानी के लिए लेते, लोगों के यहाँ पर पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तो शायद अच्छा रहता, क्योंकि अभी तक वो कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है और आई थिंक मालूम नहीं है उसको स्टार्ट होने में कितना टाइम लग सकता है। अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद और भी बहुत सारे सवाल हैं जो हम इन युवाओं से जानेंगे कि वंशवाद की परिपाटी को वो कितना महत्व देते हैं। ऐसे अनेकों सवाल होंगे जो अभी हम ब्रेक के बाद इन युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपका स्वागत है। फिर एक बार हम पहुंचे हैं सनराइज यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात करने के लिए। अब जानेंगे अगले सवाल की हम बात कर रहे हैं कि आगामी चुनाव में राष्ट्रवाद मुद्दा होगा या स्थानीय मुद्दे हावी होंगे? हालांकि फिलहाल अभी तो राष्ट्रवाद मुद्दा चलेगा। जैसे कि देश का चौकीदार जो इतना फेंकता है, इतनी सारी स्कीम निकाली उसने, मोदी जी ने इतनी सारी स्कीम निकाली है, एक भी सक्सेस अभी तक नहीं हुआ स्कीम। जैसे जीएसटी निकाला और उसके बाद वो नोटबंदी निकाली है, तो कांग्रेस की सरकार में पहले ये चीज़ आ चुकी थी। तो मोदी जी ने जब मतलब गुजरात में जब उनकी सरकार थी, मोदी जी ने ये चीज़ खुद मना किया था जीएसटी के बारे में। और अभी जो चल रहा है, अभी जैसे 3 राज्यों में अभी इनकी सरकार नहीं है, जो दबी इनकी सरकार 3 राज्यों में, इस तरह से केंद्र में भी थम जाएगी अगर धार्मिक मुद्दा पे अगर मोदी जी ले तो। आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं इस बार चुनाव में, क्या लगता है आपको? चुनाव में स्थानीय मुद्दे जरूर रहेंगे, लेकिन स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रवाद भी जरूर रहेगा। जिस तरह से विपक्ष पार्टी है इस टाइम, जिस टाइम सरकार बीजेपी की थी, अभी चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, और अभी राष्ट्रवाद का मतलब इस तरह से मुद्दा इसलिए हावी हो रहा है क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने विपक्ष की गैंग जो उन्होंने नारे दिए थे जेएनयू कैंपस में, टुकड़े गैंग ने जिस तरह से उन्होंने अपने भारत के खिलाफ नारे दिए थे, और अफजल गुरु गैंग की जो था फांसी दी थी उसको, आतंकवादी को, तो उसकी अब बरसी मनाई गई थी जेएनयू कैंपस के अंदर। तो उन लोगों को उनको टिकट दिया है, लोकसभा में उनको टिकट दिया है, लेफ्ट ने उनको टिकट दिया है, लेफ्ट भी कांग्रेस की एक पार्ट है एंड यूपीए का एक पार्ट है, तो उन लोगों ने उनको टिकट दिया है। जिस तरह से उन लोगों को टिकट दे रहे हैं और उन लोगों को आगे कर रहे हैं, जिस तरह से राष्ट्र आप देख रहे हैं, जिस तरीके से बहुत सारे, क्या कहना चाहेंगे अभी राष्ट्र के मुद्दे या स्थानीय मुद्दे? सर, अब के हालात हैं उसके हिसाब से ये जो राष्ट्रवाद का एजेंडा बनाया गया है, इसके आधार पर वोटिंग होगी, लेकिन होनी स्थायित्व के मुद्दे पर होनी चाहिए। जो मतलब ये हमला हुआ था, ये पुलवामा अटैक से पहले सर स्थायित्व मुद्दों को देखते हुए मोदी के जनाधार में गिरावट हो रही थी, तो इसलिए इन्होंने राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाने के लिए एक पुलवामा अटैक करवाया और उस सभी लोगों का ध्यान स्थायी मुद्दों से उठकर राष्ट्रीय एजेंडे पर जाता है। मैं चौकीदार हूँ या मैं बेरोजगार हूँ, ज्यादा असरदार कौन है? क्या कहना चाहेंगे? मैं चौकीदार या मैं बेरोजगार? सर, असरदार दोनों अपनी जगह है, क्योंकि मैं एक युवा हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मैं बेरोजगार भी हूँ साथ के साथ। सर, पर मैं ये भी कहूँगा मैं चौकीदार हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हमारे घर के दरवाजे पर चौकीदार नहीं होगा तो कोई भी हमारे घर में आकर चोरी चकोरी कुछ भी कर सकता है। उस तरह हमारा देश का प्रधानमंत्री अपने सैनिकों को बचाने के लिए और आतंकवादियों से रोकने के लिए कार्य कर रहा है और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। तो सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं चौकीदार हूँ, ये ज़्यादा असरदार लगता है, क्योंकि देश है जो देश के मुद्दे पर ये एक बाहरी चीज़ है। जब विश्व के स्तर पर बात होती है तो मैं चौकीदार हूँ, मतलब ये कि हमारे देश को संभालने वाला कोई बैठा है और उसको अन्य लोगों से बचाने के लिए कार्यरत है।
राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सर जिस तरह से एक एक युवा, एक एक देश का नागरिक के मन में जो बदले की भावना थी, उनको उन्होंने पूरा किया है सर। के कार्यकाल को आपकी कसौटी पर कितना खरा मानते हैं? हम तो बहुत खरा मानते हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस तरह से योजनाएं चलाई हैं अपनी, आप देख सकते हो स्टार्टिंग से ही 2014 से जैसे उन्होंने अपनी शपथ लिया, शपथ लेने के बाद उन्होंने जिस तरह से अपना काम संभाला है, उसके बाद से मोदी ने अपने जो भी सारे जैसे जो भी मंत्रालय, जो भी जिस मंत्रालय लिया है अपने, आज देख लो आप नितिन गडकरी का काम देख लो, आज हमारे हम अलवर क्षेत्र से हैं, हम लोकसभा क्षेत्र से हैं, आज अलवर की सारी सड़कें बन चुकी हैं। मैं अपने खुद बता देता हूँ कि मैं आज 26 साल का हो गया हूँ, मैंने पहली बार हमारे जो मैंने कांग्रेस का शासन भी देखा है 10 साल का, मैंने जो हमारी सड़क है जो गाँव की, वो अभी मोदी सरकार के राज में ही बनी है, ना कि कोई 10 साल कांग्रेस ने निकाले थे, कांग्रेस ने वो सड़क नहीं बनाई। हर बार हमारे यहाँ पे एक कांग्रेस, एक बार बीजेपी का एमएलए रहा है विधानसभा में, और अब के इस बार कांग्रेस का भी रहा है लोकसभा में और एमपी में भी, फिर भी लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा कार्य किया है। सबसे ज़्यादा मैं तो ये कहूँगा नितिन गडकरी का कार्य बहुत बढ़िया रहा है। सवाल जो आपके बीच में ला रहे हैं, हम जानना चाहेंगे बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो लड़ाई है विचारों की है या सत्ता के लिए लड़ाई चल रही है? वो सत्ता के लिए लड़ाई चल रही है, वो भी खास करके धार्मिक मुद्दों और राम मंदिर के ऊपर लड़ाई चल रही, ताकि हम देश के अंदर दो भागों में मुसलमान हिंदू करके और सत्ता में हम केंद्र में अपनी सरकार ला देंगे। क्या लगता है, विचारों की लड़ाई या सत्ता की लड़ाई? सर ये सत्ता की लड़ाई है ऑब्वियसली, क्योंकि कहना चाहेंगे इस पर? सर मैं दोनों पार्टियों से यही कहना चाहूँगा कि वो सत्ता की लड़ाई को छोड़कर लोगों के लिए काम करने की सोचें, और जो इन्होंने अब मुद्दा बना रखा है अयोध्या का, और राष्ट्रवाद को बढ़ाने राष्ट्रवाद दिखाने के लिए जो इन्होंने मुद्दा बना रखा है, इसको सच्चाई तक लावें, और जो ये पाकिस्तान में हमला हुआ है उसका पूरा सबूत दें। चलिए अब हम आपसे वो बताते हैं, अगला सवाल जो आने वाला है हमारे बीच में, वोट डालते वक्त आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हैं? जब आप मतदान करने जाते हैं तो क्या सोचते हैं? सर इस टाइम तो जो मेन मुद्दा हावी है वो घोषणा पत्र आप देख लीजिए, कांग्रेस का और बीजेपी का। आप चाहे धारा 370 देख लो, चाहे 35A देख लो, या फिर अलग जो मुद्दे हैं विकास के, चाहे कोई सा ही मुद्दा हो, घोषणा पत्र आप चाहे जो इस टाइम कांग्रेस का है और बीजेपी का है, उस घोषणा पत्र को देख के सर हम वोटिंग करेंगे। वोट करने जाते हैं तब जिस सरकार ने ज़्यादा कार्य किए हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे। जैसे कि बीजेपी सरकार ने ज़्यादा कार्य किए हैं, जैसे किसानों के अन्नदाता जो हैं किसान, उनको देश के किसानों के लिए बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया है, नई से नई तकनीकें दी। और सवाल हमारे बीच में है, हम उनसे जानना चाहेंगे वंशवाद की परिपाटी को आप लोकतंत्र के लिए क्या खतरा मानते हैं? वंशवाद की परिपाटी को लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र में वंशवाद की प्रॉपर्टी खतरा तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसके बेनिफिट्स भी है। बेनिफिट्स ये है कि जैसे कि कोई भी इंसान है, अगर उसके जो ऊपर जो जनरेशन है अगर वो राजनीति से जुड़े हैं तो वो भी अगर उसी परिवेश में जन्म लेता है, उसी परिवेश में उसका परिपालन होता है, तो परिपालन होने के कारण जो उसके जो पोषण होता है वो उसी तरह के माहौल में होता है, जिसके कारण उन्हें पता चलता है कि हाँ हमारे देश में क्या मुद्दा है। उसके जो फ्यूचर जनरेशन थे जो उन्होंने जो जिस तरह के मुद्दे पे काम किया, तो उसी तरह के ये इन्हें पता होता है कि हाँ ये क्या मुद्दे हैं, तो उसे इनको पता होता है, तो वो आगे आने वाले जो अगर वो सरकार बनाती है खुद की, तो उनको ये पता होगा, तो उस पर अमल करेंगे और वो समस्या से निदान होगा। देखो वंशवाद की बात तो सर ऐसी है कि वंशवाद तो अब से नहीं, 70 सालों से वंशवाद चला आ रहा है, और अब जाके ज़्यादा वो हावी हो रहा है वंशवाद। जिस तरह से महागठबंधन बनाए, जिस तरह से महागठबंधन में केवल यही लोग अपने ये सोच रहे हैं कि हम हमारी सत्ता कैसे बचाई जाए, हमारा परिवार कैसे बचाया जाए। आज आप देख लो महागठबंधन में जिस तरह से यूपी में गठबंधन हुआ है, यूपी में गठबंधन होकर अखिलेश यादव ने अपने जितने भी घरवाड़े हैं सबको टिकट दे दिया, ठीक है। लालू ने अपने जिसने तेजस्वी यादव वो अपने घरवाड़े में कोर्ट सबको टिकट दिया। खतरा है सर ये, जिस तरह से वो अपने आगे बढ़ा रहे हैं, ना कि कोई ऐसा कोई नहीं आ रहा कि जो बंदा कोई भाई आ जाए, सारे ऐसे आ रहे हैं वो लोग ये चाह रहे हैं कि भाई हमारा घर परिवार बच जाए। जी अभी अगला सवाल जो हमारा है, क्या आपको नहीं लगता कि सत्ता के संघर्ष में सिद्धांतों और विचारों की लड़ाई हाशिए पर चली गई है? जैसा कि आपने कहा कि सत्ता की लड़ाई हाशिए पर चली गई, बिल्कुल सही कहा है, लेकिन सत्ता की लड़ाई जो है हम अपने देश के लिए ही सिर्फ लड़े, ना कि धार्मिक से लड़े। सत्ता की लड़ाई यहाँ अपने देश के विकास के लिए लड़े, सत्ता की लड़ाई यहाँ अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़े। क्या पार्टियां चुनाव जीतने के लिए एजेंडा सेट कर रही हैं जिसमें मुख्य मुद्दे गुम हो जाते हैं? चुनाव जीतने के लिए एजेंडा कुछ और बिल्कुल, चुनाव जीतने के लिए एजेंडा बनाए जाते हैं। सबसे बड़ा बनाया जाता है धर्म को लेकर, दो पक्ष बना दिए जाते हैं, हिंदू मुसलमान।
तो इनसे मतलब कि ज़्यादा वोटिंग के आसार हो जाते हैं। तो इस मुद्दे को हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो उसको आगे रखती है। क्या है जिस तरीके से यहाँ पर सनराइज यूनिवर्सिटी में हमने युवाओं से बात करने की कोशिश की और उनके विचार जानने की कोशिश की, अभी हम चलेंगे किसी और कैंपस में और यंग इंडिया के मार्फत जानने का प्रयास करेंगे कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले युवा मतदाता क्या सोचता है। कैमरामैन मोहित के साथ जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर।